नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ये चुनाव सरकार बनाने, बिगाड़ने या सरकार बनने न बनने का हर लोकसभा चुनाव ये तय करता ही है। इस बार लगभग तय लग रहा है किसकी सरकार बन रही है, इसमें कहीं कोई जो है दो राय नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आज मैं लोकसभा चुनाव में नतीजा उसका क्या होने जा रहा है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, इस सब के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा 3 महिला नेताओं की, जिनका स्टेचर नेशनल लीडर का है। उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। ये चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव भी बन सकता है। ये चुनाव उनके पराभव की शुरुआत, राजनीतिक पराभव की शुरुआत भी हो सकता है एक नेता की। 2 नेताओं के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा और मैं कहूँगा कि राजनीतिक अस्तित्व को भी बचाने की चुनौती है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी की एक समय देश में तूती बोलती थी। उनकी मर्जी के बिना कुछ होता नहीं था। आमतौर पर लोग मानते हैं कि 1998 में जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जिस तरह से सीताराम केसरी को धक्का देकर हटाया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद से जिस तरह से अगले 20 साल तक वो कांग्रेस अध्यक्ष रहीं, नेहरू के ज़माने से आज तक, बल्कि कहें ए.ओ. ह्यूम के ज़माने से आज तक जो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे, कोई भी अध्यक्ष 20 साल तक अध्यक्ष नहीं रहा है। सोनिया गांधी रही है, उसी से उनकी ताकत आंकी जाती है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है 2004 से 2014 के बीच में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब वो एक तरह से डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर थीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी का राज 2004 में यूपीए की सरकार बनने के बाद नहीं शुरू हुआ, मनमोहन सिंह की कठपुतली सरकार बनने के बाद नहीं शुरू हुआ। उनका राज शुरू हो गया था 1991 में, और इसका विस्तृत ब्यौरा आपको नटवर सिंह की किताब में मिल जाएगा, जिसको मैं कई बार उद्धृत कर चुका हूँ, कोट कर चुका हूँ। अगर आप अंदाज़ा लगाइए, अगर किसी एक नेता जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो, याद रखिए 1991 से 1998 तक सोनिया गांधी के पास कोई पद नहीं था। वो कांग्रेस की जो है वो औपचारिक सदस्य भी नहीं थी। तब वो तय कर रही थी कि भारत जैसे इतने बड़े विशाल देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मैंने एक वीडियो में बहुत पहले बताया था, आपको हो सकता है भूल गया हो, याद दिला दूं, बहुत से लोगों को पता भी होगा। उन्होंने पीएन हक्सर को, जो इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और उनके करीबी, सबसे करीबी सलाहकार रहे, उनको बुलवाया था कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए सलाह के लिए। पीएन हक्सर ने सलाह दी थी कि शंकर दयाल शर्मा को, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, देश के उपराष्ट्रपति थे, उनको बनाना चाहिए। और नटवर सिंह ने लिखा है कि मुझे और अरुणा आसफ अली को, 2 लोगों को भेजा गया शंकर दयाल शर्मा के पास ये संदेश देने के लिए। शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 24 घंटे समय दे सके। वो 24/7 की जॉब है। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। सोनिया जी को मेरा धन्यवाद बोलिएगा। नटवर सिंह ने किताब में लिखा है कि हम तो बिल्कुल सन्नाटे में थे कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको भारत के प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिल रहा हो और वो मना कर दे। तो खैर, इन लोगों ने जाकर बताया सोनिया गांधी को, फिर से पीएन हक्सर को बुलाया गया, और पीएन हक्सर ने इस बार नाम लिया पीवी नरसिम्हा राव का। याद रखिए, 2 ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री पद के, वैसे तो कई दावेदार थे, जिनको लेकर सोनिया गांधी के मन में उनकी वफादारी संदिग्ध थी। एक थे शरद पवार, दूसरे थे प्रणब मुखर्जी। दोनों के नाम पर सोनिया गांधी ने विचार भी नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी की राजनीतिक सोच शुरू से वफादारी और गैर वफादारी के बीच का अंतर पहचानने की थी। लेकिन उनको बाद में लगा कि नरसिम्हा राव उतने वफादार नहीं है जितना उनको होना चाहिए। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि भारत का प्रधानमंत्री, उसकी तबीयत इस बात से ख़राब हो जाए कि सोनिया गांधी उसका फ़ोन नहीं उठा रही हैं। ये बात नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखी है। नरसिम्हा राव ने बुलाकर नटवर सिंह से कहा कि सोनिया गांधी मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, इसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और उसके अलावा नरसिम्हा राव हर हफ्ते उनको फ़ोन करते थे और एक तरह से कहे कि वो जो है रिपोर्ट देते थे।
और उनको फ़ोन पर इंतज़ार कराया जाता था। प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी इंतज़ार कराती थी, जो कांग्रेस की सामान्य सदस्य भी नहीं थी, पदाधिकारी और किसी सरकारी पद पर या संवैधानिक पद पर होने की तो बात ही बहुत दूर है। उस पर पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। ये ताकत थी सोनिया गांधी की। उसके बाद 2004 से 2014 के बीच में क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से उन्होंने सरकार चलाई और किस तरह से कांग्रेस को हिंदू फोबिक बना दिया, हिंदू विरोधी बना दिया। और लगातार 98 से अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो कांग्रेस है उसका बीजारोपण सोनिया गांधी ने किया था। हालांकि मेरा मानना है कि उसका बीजारोपण तो जो है वो जवाहरलाल नेहरू के समय ही हो गया था, लेकिन अभी जो मौजूदा कांग्रेस है उसके बारे में अगर आकलन करना हो तो 98 से आपको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस किस रास्ते पर गई। वो एनजीओ के रास्ते पर गई, वो लेफ्ट लिबरल के रास्ते पर गई, और कांग्रेस ने अपनी जो विचारधारा थी वो तो छोड़ ही दी। उसके अलावा जिस विचारधारा पर चलने की कोशिश की वो सनातन के विरोध में थी, ये पक्के तौर पर कही जा सकती है। हर कदम, हर जो कानून बनाया गया, जो भी फैसले किए गए, जो फैसले करने की कोशिश हुई, सब सनातन के विरोध में हुई। तो सनातन का विरोध इस सरकार का और इस कांग्रेस का, सोनिया गांधी की कांग्रेस का एकमात्र ध्येय था। ये थी सोनिया गांधी की ताकत। लेकिन 2014 से उनकी वो ताकत चली गई, बल्कि जो आभा मंडल बना हुआ था परिवार के इर्द गिर्द वो भी ध्वस्त हो गया जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को जाना पड़ा। जब उनको अदालत में पेश होना पड़ा जमानत लेने के लिए नेशनल हेराल्ड केस में, तो मोदी ने वो ऑरा जो है इस परिवार का जो था उसको खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में खासतौर से 2 सीटों पर, अमेठी और रायबरेली में उनका दबदबा बना हुआ था। अमेठी रायबरेली के बारे में और बहुत कुछ कह चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। अमेठी की सीट वो 2019 में अपने बेटे को नहीं जिता सके। सोनिया गांधी ने भी प्रचार किया था, प्रियंका वाड्रा ने भी किया था, और राहुल गांधी ने तो किया ही था, चुनाव ही लड़ रहे थे। इस सब के बावजूद, और सपा बसपा आरएलडी का समर्थन था, उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, तब भी राहुल गांधी अमेठी की सीट हार गए थे। अब सोनिया गांधी को डर लगा रायबरेली का। क्यों डर लगा? क्योंकि उनका विक्ट्री का मार्जिन जो 2014 में था, 2019 आते आते 2 लाख वोटों से कम हो गया। तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि हवा किस तरफ बह रही, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा जो अनुमान है, मेरा जो आकलन है, राहुल गांधी के हारने की आशंका प्रबल है। अगर राहुल गांधी रायबरेली से हार जाते हैं तो ये जो तिलिस्म बना हुआ है उत्तर प्रदेश की बची हुई सिर्फ 2 सीटें, जहां जो कांग्रेस का गढ़, बल्कि लोग कहते हैं कि वहां कांग्रेस का वोट नहीं परिवार का वोट है, तो वो परिवार का वोट भी नहीं रह गया है, ये साबित हो जाएगा इस चुनाव से। सोनिया गांधी सेमी रिटायरमेंट के मोड में है, पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि राज्यसभा में इसलिए गई हैं कि 10 जनपद का बंगला बचाए रखा जाए, उसको बचाने के लिए वो राज्यसभा में गई हैं। लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो इसलिए बहुत विश्वास के साथ इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह के स्वास्थ्य की उनकी बात होती है, जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, उसके बाद उनका सक्रिय राजनीति में बने रहना थोड़ा तो आश्चर्य में डालता ही है। तो कारण कोई भी हो, उन्होंने तय किया कि अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, राज्यसभा से संसद में पहुंचना है। वो यूपीए की चेयरपर्सन थी जब से यूपीए बना 2004 में। अब यूपीए है कि नहीं ये किसी को पता नहीं है, और वो चेयरपर्सन के पद पर है कि नहीं ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर हैं। 2024 के बाद भी क्या रहेंगी? देखिए, किसी भी नेता का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा प्रभाव या सबसे बड़ी ताकत होती है वोट दिलाने की। सोनिया गांधी की वोट दिलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। वो अपने बेटे को नहीं जिता पाई, हो सकता है अमेठी से, हो सकता है इस बार रायबरेली से भी ना जिता पाए। और उत्तर प्रदेश जैसे जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो नेहरू गांधी परिवार की कर्मभूमि रहा है,
वहाँ से कांग्रेस पार्टी की 80 में से सिर्फ एक सीट है और 2024 में मेरा मानना है कि वो 0 हो जाएगी। तो उसके बाद जो है सोनिया गांधी का और इस गांधी परिवार की राजनीति उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगी और उत्तर प्रदेश से खत्म होने का मतलब है कि उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। तो सोनिया गांधी के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए रायबरेली जीतना जरूरी है, राहुल गांधी को संसद में भेजने के लिए नहीं। वायनाड से वो संभव है कि वो संसद में पहुंच जाए, लेकिन रायबरेली का चुनाव हारते हैं तो मुझे लगता है कि अमेठी से जो उनकी हार हुई स्मृति ईरानी के खिलाफ, अगर दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ रायबरेली से हार जाते हैं, ये उससे बड़ा सेटबैक होगा, उससे बड़ा धक्का होगा और केवल राहुल गांधी के लिए नहीं, पूरे गांधी परिवार के लिए। तो ये तो हुआ सोनिया गांधी का मामला। दूसरी महिला नेता जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती हैं। मायावती के बारे में आप देखिए, एक समय जो है बाबू जगजीवन राम के बाद चुनावी राजनीति में सबसे बड़ी दलित नेता, राष्ट्रीय दलित नेता अगर कोई था तो मायावती थी। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। ये अलग बात है कि 3 बार उनको बीजेपी ने अपने समर्थन से बनाया मुख्यमंत्री, चौथी बार वो अपना स्पष्ट बहुमत लेकर आई 2007 में। और उसके बाद से उनका जो पराभव शुरू हुआ, नीचे गिरना शुरू हुआ जो ग्राफ, तो वो आज तक उठा नहीं बल्कि कहे ठहरा भी नहीं। अब हालत ये है कि विधानसभा में 403 सदस्यों की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ 1 सदस्य है और बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार था, उसमें जो दलित समर्थन था, वो भी खिसक चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी के साथ जा चुका है। केवल उनका जाटव जनाधार बचा है, जो पिछले चुनाव में भी बचा रहा। विधानसभा के 12.8% वोट मिला था बीएसपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो उसमें से ज़्यादातर जो है जाटव वोट है। 12% जो है जाटव है दलित समाज में, कुल 21-22% में। तो जाहिर है कि अगर 12.8% मिला है तो कुछ कैंडिडेट की जाति का भी वोट मिला होगा, तो इसका मतलब जाटव वोटों में से भी थोड़ी सी फिसलन हुई है, थोड़ा खिसका है, बड़ी मात्रा में नहीं खिसका है। तो अब उनके सामने अपनी राजनीति बचाने के लिए, जिस तरह से सोनिया गांधी के सामने अपनी राजनीति बचाने के लिए रायबरेली की सीट जीतना जरूरी है, उसी तरह से मायावती के लिए अपनी राजनीति बचाने के लिए जाटव वोट बचाना ज़रूरी है। उनकी सारी कोशिश यही है कि जाटव मतदाता उनका साथ न छोड़े, और लग रहा है कि शायद ना भी छोड़े। लेकिन जिस तरह से अति पिछड़ों दलितों को लुभा रही है बीजेपी, लगातार मोदी की अपील उनके बीच में बढ़ रही है, उसको देखते हुए लगता है ये वोट बैंक जो है मायावती के साथ बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। एक बार जाटव वोट खिसका तो मायावती की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि और किसी वर्ग का समर्थन, किसी और समाज का समर्थन उनके साथ नहीं है। तो मायावती की का राजनीतिक अस्तित्व ही मेरी नज़र में इस चुनाव पर निर्भर है। इस चुनाव में नहीं तय होगा तो अगले विधानसभा चुनाव में, 2027 के विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा। तो उनके लिए भी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है। तीसरी नेता है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। उनके सामने राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती नहीं है, लेकिन वो उसी रास्ते पर चल पड़ी हैं जिस पर 1977 में कांग्रेस चली थी और जिस पर 2016 में सीपीएम चली थी। यानी प्रदेश से उनके पांव उखड़ सकते हैं, उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस 30 साल तक सत्ता में रही, सीपीएम का गठबंधन जो है 34 साल सत्ता में रहा। ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थी, 13 साल रह चुकी है और 13 साल रह चुकी हैं और चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में अब होना है 2026 में, यानी 2 साल और बचे हैं। और 26 में वो सत्ता में रह पाएंगी कि नहीं ये तो पता नहीं है, इसके बारे में अभी बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी बात है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी जब से सत्ता में आई हैं पश्चिम बंगाल में, तब से इतनी कमज़ोर कभी नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है वो पश्चिम बंगाल में इससे ज़्यादा मजबूत कभी नहीं रही। तो भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सामने
कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इस चुनाव में बड़ी हार दिखाई दे रही है ममता बनर्जी की। कितनी बड़ी होगी इससे तय होगा कि 2026 का नज़ारा कैसा होगा। तो ममता बनर्जी के लिए अपनी सत्ता बचाने की सीधी चुनौती अभी तुरंत नहीं है, वो 26 में आएगी, लेकिन अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। उनका राजनीतिक वर्चस्व टूटने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है। तो इन तीनों महिला नेताओं के लिए अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव, अपना वोट दिलाने की क्षमता, अपना वोट बचाए रखने की क्षमता, इन सब की चुनौती है। और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बच रहा है और कौन जो है और ढलान की ओर खिसक गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।